Hello dear students, welcome to the first lecture of physics. Physics आमी की करिब लागे केनेका प्रोग्रेस करिब लागे थोड़ा सा उस पे चर्चा करते हैं. तो देखो how does it make different from chemistry and biology. Physics I would strongly recommend that at this particular time when your entrance exam is near, you should focus on only my notes. That means whatever I give you in the slides behind, उस पे ही हमें फोकस करना है, उससे एक्स्ट्रा हमें अभी नहीं पढ़ना है. ये कोई लॉन्ग कोर्स नहीं है 8-10 महीने का कि हम लोग आराम आराम से चीजों को नोट करते चले और जाते जाएं. अभी भाई ऐसा सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास कम टाइम है, तो एनसीईआरटी को अभी करने का जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी में जो भी अच्छा चीज है वो मैं डेफिनेटली नोट्स में दूंगा. जो चीजें मुझे लगता है थोड़ा सा कचरा है, काम का नहीं है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे. एंड एज यूजुअल जस्ट लाइक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, दिस दिस सब्जेक्ट एंटायरली विल ऑल्सो बी अ 30 to 45 मिनट्स वीडियो. हर लेक्चर इतना लेंथ का ही होगा, ठीक है. क्लास में जो क्वेश्चंस कराऊंगा और जो होमवर्क्स तुम्हें दिया जाएगा, जिसको मैं फिर से डिस्कस भी करूंगा, दैट विल बी द गेम चेंजर. ओके, फिजिक्स में जो तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है एग्जाम में, वो तभी होगा जब तुम क्लास में मेरे साथ क्वेश्चंस करोगे, जैसा मैं करता हूं उसको कॉपी करोगे. उसके करने के बाद जब क्लास का क्वेश्चंस और चैप्टर्स हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना. अपने एंट्रेंस का जो भी लास्ट 5 साल 10 साल का जो पेपर है, उस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करना. वरना मैं तो कराने ही वाला हूं क्लास में, बट मेरे कराने से पहले अगर तुम ये खुद से थोड़ा सा कर लेते हो तो तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है. और तुम्हें ये भी लगेगा कि सर को पढ़ाना आता है, सर जो पढ़ाता है वही एग्जाम में आता है. मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि किसी भी टीचर को अगर तुम्हें जज करना है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो तुम उसके नॉलेज से एक्चुअली जज नहीं कर सकते. नॉलेज बैटल अगर होगा मेरा किसी टीचर के साथ, हो सकता है मैं उसको बहुत इजीली हरा दूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा मेरे को इजीली हरा दे, क्योंकि नॉलेज इज समथिंग विच यू एक्वायर ओवर द इयर्स, राइट. बट तुम्हें अपने मेंटोर पे भरोसा, या मेंटोर जो है वो तुम्हारे लिए सही, वो साबित कब होगा? वो तब साबित होगा कि जब उस टीचर ने तुमको पढ़ा दिया और उसके पढ़ाने के बाद एटलीस्ट 80% जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो तुम्हें खुद से सॉल्व कर पा रहे हो तुम, ठीक है. मैं तो 100% ही ट्राई करूंगा, बट मैं कहता हूं कि एटलीस्ट अगर 80% कर पा रहे हो, ये मेरे पे ही लागू मत करना. इसको एक लिटमस टेस्ट बना के तुम्हारे कॉलेज के टीचर्स को, तुम्हारे कोचिंग के टीचर को, तुम अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो उस टीचर को, अगर तुम्हें जज करना है तो तुम ऐसे ही जज करोगे, ठीक है. मैं भी अपने टीचर्स को ऐसे ही जज करता था. मुझे वो टीचर पसंद होता था जिनका क्लास में, मैं उनके ज्ञान से क्या करूं बताओ. मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने आया हूं, है ना. मैं अपने ग्रेजुएशन डिग्री में बहुत ज्ञान ले सकता हूं, मैं बड़े बड़े किताबें पढ़ के ज्ञान ले लूंगा, है कि नहीं भाई. तो इस चीज का कृपया करके ध्यान रखना. इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से करो, और खुद से जब तुम्हें सॉल्व होगा तो मुझ पे भी भरोसा बढ़ेगा. हो सकता है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ना हो, बट धीरे धीरे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ सर सही बोल रहे हो. लास्टली फिजिक्स में मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, छोटा छोटा नोट्स बनाओ, जिसमें तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है. हालांकि जो पहला चैप्टर हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, इसमें इतना ज्यादा फॉर्मूला नहीं आएगा. हाँ, इसमें जो डायमेंशन एंड एनालिसिस वाला पार्ट होगा, उसमें अलग अलग चैप्टर्स में जो अलग अलग चीजों का अलग अलग फॉर्मूलाज गिवन है, उसका कंट्रीब्यूशन है. तो जब जब हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि साथ ही साथ उसका डायमेंशन भी निकाले, क्योंकि एग्जाम में उसका डायमेंशन पूछा जाता है, ठीक है. तो वो तुम्हें मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि ये ऐसा चैप्टर है जो अल्फा एंड ओमेगा है. मतलब ये बिगिनिंग में पढ़ा जाता है ताकि हमें यूनिट्स क्या है, डायमेंशन क्या है, बेसिक चीजें फिजिक्स का हम समझ ले, और लास्ट में भी जब तुम पूरा फिजिक्स कर चुके होगे तो तुमने जो पूरा साल भर जो फॉर्मूलाज पढ़ा है उनका तुम डायमेंशन निकालो. और डायमेंशन निकालने के बाद नीट में यही क्वेश्चन आता है कि इसका डायमेंशन क्या है, या फिर किन दोनों का डायमेंशन मैच कर रहा है, किन दोनों का डायमेंशन नहीं मैच कर रहा है, तो वो तुम फॉर्मूला के थ्रू ही बोल पाओगे. तो वो फॉर्मूला तो भाई उसके लिए पूरा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली. सो दिस चैप्टर इज लाइक द बिगिनिंग एंड द एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Before starting this, I would like to tell you about the contribution of these great individuals which you will be studying in different chapters in physics. जहां पे देखो, साइंस एक ऐसा चीज है ना, हम लोग फिजिक्स में एंट्री मार रहे हैं, और फिजिक्स में बेसिकली हम लोग
उन चीजों के साथ डील करते हैं जो नेचुरल फिनोमेना है, जो तुमको आंखों से दिखता है, ठीक है। तो उनको देख देख के लोगों ने लॉज बनाया, लोगों ने अलग अलग हाइपोथेसिस दिया, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज जो तुम मेरे को देख पा रहे हो, ये जो डिजिटल बोर्ड मेरे पीछे है, सब कुछ तो भाई साहब साइंस का ही देन है। तुम घर से जो कोर्स ले पा रहे हो, तुम ऐप डाउनलोड कर पा रहे हो, तुम मेरे को लेक्चर्स को फॉलो कर पा रहे हो, सब कुछ इसी का तो देन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर तुम्हारे पास बुक खरीदने का पैसा नहीं है, बहुत सारे वेबसाइट में, इवन मेरे ऐप में भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देता हूं चीजों को, तो वो सब चीज क्या है, साइंस का ही तो कंट्रीब्यूशन है भाई। तो मैं तो सिर्फ एजुकेशन फील्ड की बात कर रहा हूं, अभी पता नहीं दुनिया भर में कितना सारा चीजों में कंट्रीब्यूशन है। इस रूम में अगर मैं चारों तरफ देखूं, सब तरफ साइंस का ही कंट्रीब्यूशन है। लाइट जल रहा है, ये बोर्ड चल रहा है ना, मेरा माइक है, तो बेसिकली वही है। आर्किमिडीज बाउएंसी का प्रिंसिपल दिया था। देखो साइंटिस्ट कोई ना जात धर्म ना देश, अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, सब साइंटिफिक टेम्परामेंट होना जरूरी है, ठीक है। साइंस एक बहुत बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर है, मैं ये भी बताना चाहता हूं तुम लोगों को। साइंटिस्ट को सिर्फ लॉजिक का लैंग्वेज समझ में आता है, साइंटिस्ट को ये समझ में नहीं आता कि इसका भाषा क्या है, इसका धर्म क्या है, ये हिंदी में बोल रहा है कि इंग्लिश में बोल रहा है, ये अपने कंट्री में जन्म लिया कि दूसरे कंट्री में जन्म लिया है। तुमको अगर मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिलता है तो तुमको दुनिया भर के डॉक्टर्स, दुनिया भर के नर्सेस, दुनिया भर के मेडिकल फील्ड के लोग, दूसरे कम्युनिटीज के लोग, सब तुम्हें क्या करेंगे, इज्जत के नजर से देखेंगे, ठीक है। सो आर्किमिडीज, जिनके बारे में हम फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, गैलीलियो का नाम तुमने सुना ही होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। हाइजेंस, एक्चुअली हुगान्स बोलते हैं, तो हाइजेंस इज बेसिकली द वन हु हैज कंट्रीब्यूटेड इन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। न्यूटन साहब का क्या ही बोलूं, द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ ऑल टाइम्स, राइट। ये सब तुम्हें नहीं रटना है, बस तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए पहला लेक्चर में बता रहा हूं। फैराडे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो यूके के हैं। मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में बताया था, लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। हर्ट्ज, जिनका यूनिट पे मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट इनको ही एक तरीके से रेस्पेक्ट में दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। ही टॉक्ड अबाउट अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जेसी बोस, आवर वेरी ओन इंडियन, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स में उनका कंट्रीब्यूशन है। रॉयंगन एक्सरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक्सरेज का तो मेडिकल यूज भी बहुत ज्यादा हमें पता है। थॉमसन साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल भी दिया था, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में उनका कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आइंस्टाइन साहब, ठीक है। क्यूरी, मैडम क्यूरी, ओ माय गॉड, मैडम क्यूरी के बारे में क्या बोलूं मैं। अगर किसी साइंटिस्ट का अगर मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आफ्टर न्यूटन ऑफ कोर्स, बट मैं ज्यादा बड़ा फैन तो क्यूरी, मैडम क्यूरी का हूं। मैडम क्यूरी बेसिकली मैं उनका इतना बड़ा फैन इसलिए हूं क्योंकि उन्होंने एक्चुअली, बोलता है ना कि लोगों ने साइंस के लिए जान दे दिया अपना, तो शी वॉज वन ऑफ दोज पर्सन एंड शी वॉज सो गोटेड, शी हैड सो मच ऑरा। वो भाई साहब 100-150 लोग सारे मेल साइंटिस्ट थे, और उस जमाने का बात है, समझ रहे हो ना, आज का जमाना का बात नहीं है कि लड़कियों को, अगर कोई लड़कियों को बोलता है कि नहीं 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 तुम साइंस नहीं पढ़ सकते, ठीक है, तो लड़की रिवॉल्ट कर सकता है आज, है ना। बहुत बहुत हद तक समाज में अभी भी है, बट बहुत हद तक समाज में जो है ये वाला धारणा खत्म हो चुका है कि फीमेल डॉक्टर्स नहीं बन सकता, फीमेल नर्सेस तो बनता ही है, फीमेल फार्मासिस्ट नहीं बन सकता, फीमेल जो है साइंटिस्ट नहीं बन सकते, साइंटिस्ट। तो उस जमाना में जब वुमेन के ऊपर इतना रेस्ट्रिक्शन था, बहुत सारे कंट्रीज में तो वोटिंग राइट्स भी नहीं था औरतों का, तो वहां पे मैडम क्यूरी स्टूड लाइक अ रॉक एंड शी वाज द ऑड वन आउट, यू नो। एंड मैडम क्यूरी जब ऐसे चेयर में बैठते थे ना, ऐसे पैर उठा करके, ऐसे साइड में बोर बैठा होता था, साइड में आइंस्टाइन साहब बैठे होते थे, और उनके बीच में और पता नहीं 50-60 वेरी वेरी फेमस जूइश साइंटिस्ट, द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ दैट टाइम, उनके बीच में मैडम क्यूरी बैठे रहती थी। और मैडम क्यूरी जब एक रूम में एंट्री लेता है तो मर्दों को खड़ा होना पड़ता है उनके रेस्पेक्ट में, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी में ही काम किया था, जिसके कारण से उनका हेल्थ भी बिगड़ा और उनका निधन भी हो गया। खैर, देन हैस कॉस्मिक रेडिएशन, मिलिकन, अर्न्स्ट रदरफोर्ड, यू नो अबाउट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था, उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी भी किया था। नील्स बोर, अनदर ग्रेट माइंड। भाई नील्स बोर एक ऐसे बंदा था जिसका लेक्चर अटेंड करने के लिए दूसरा साइंटिस्ट जो है बौखला जाता था कि नील्स बोर सर लेक्चर देने आ रहे, भागो भागो भागो। बड़े बड़े साइंटिस्ट उनको देखने के लिए जाता था जस्ट कि उनका झलक मिल जाए। सीवी रमन, आवर वेरी ओन इंडियन,
इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। देन डी ब्रॉय के बारे में हम लोग ड्यूअल नेचर में पढ़ेंगे, उनके बारे में। एम एन शाह इंडियन है अपना, एम एन शाह। एस एन बोस साहब के बारे में बताना चाहता हूँ, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एस एन बोस को ही रेस्पेक्ट देते हुए हमने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अपना एक स्कूल भी है जहां पे मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, और ये बेसिकली उनको ही ये नाम समर्पित है, ठीक है, ये उनको ही नाम समर्पित है। खैर, पॉली साहब के बारे में, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तुम केमिस्ट्री में देखते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्मी, हाइजेनबर्ग, बिग नेम्स गाइस, बिग नेम्स। चैडविक के बारे में हम लोग सुनते हैं, अलग अलग चैप्टर्स में इन साइंटिस्ट का नाम आएगा। ये वो ग्रेट माइंड्स है जो शायद शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार इनके जैसा पॉपुलर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, बट इनका कंट्रीब्यूशन ऐसे रियल हीरोज से बहुत ज्यादा है। दीज आर एक्चुअली द रियल हीरोज। तुम जो आज लग्जरी ले रहे हो ना अपने लाइफ का, वो इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, समझ रहे हो? तो बी प्राउड ऑफ द फैक्ट। मैं हमेशा कहता हूं हेल्ड योर हेड हाई। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को या कॉमर्स के स्टूडेंट्स को नीचा दिखाओ, बट खुद को ऊपर रखो, हमेशा नीचा मत दिखाओ उनको खराब से मत बोलो, लेकिन खुद को हमेशा ऊपर सोचो कि भाई हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया में बहुत है, और हम प्राउड फील करते हैं कि हम साइंस स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं, हम प्राउड फील करते हैं कि हमने ये कैरियर चूज किया। हम, हाँ, हो सकता है कि हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को सिंपल बनाने का काम ही हम टीचर्स का है, वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ऑलराइट, चलो तुम लोगों से आज थोड़ा सा बातें भी कर लिया, राइट। अब देखो यार, ये सब चीजें भाई कितना, स्टीम इंजन थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन के ऊपर, ये प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे ये सब बनाया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी अगर हम लोग कंट्रोल वे में करें ना तो बहुत बढ़िया है न्यूक्लियर एनर्जी। रेडियो, टेलीविजन, क्या तुम सोच सकते हो कि भाई दूर दराज से तुम जो है टीवी में एंटरटेनमेंट ले रहे हो? कंप्यूटर्स डिजिटल लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, लेजर्स, राइट। देन अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स जो सुपर कंडक्टिविटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कितना रॉकेट्स भेज रहे हैं भाई साहब हम लोग, है ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एरोप्लेन विच इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। विल टॉक अबाउट बर्नौलीज थ्योरम इन फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। देन पार्टिकल एक्सेलरेटर, सोनार्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, भाई साहब TIR पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, जो कि हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं होता तो भाई कुछ नहीं होता, ना मैं तुम तक पहुंचता, ना तुम मेरे तक पहुंच पाते ऑनलाइन, पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। आज जो घर में बैठे बैठे तुम लोग इतना कुछ ब्राउजिंग कर पाते हो, भाई साहब क्यों कर पाते हो? नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग्स हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, फोटोसेल, फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर, और सो मेनी ऑफ देम। लाइक यहाँ पे तो कुछ ही मैं लिखा हूं, मैंने सब तो लिखा भी नहीं, ठीक है। अब चलो भाई साहब चैप्टर में प्रॉपर एंट्री लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, करेक्ट। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? जो फिजिक्स के जो अलग अलग लॉज हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए जिन क्वांटिटीज को हम लोग यूज करते हैं वो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को तुम डिवाइड कर सकते हो इनटू वेरियस कैटेगरीज। अब डिपेंड कर रहा है कि तुम किस बेसिस पे उसको कैटेगराइज कर रहे हो। अगर तुम उसको डायरेक्शनल बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हो तो एक क्वांटिटी होगा जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूं कि इस पेन का मास जो है वो 200 ग्राम है। अब 200 ग्राम है, अब 200 ग्राम ये नहीं है कि 200 ग्राम नॉर्थ में है या 200 ग्राम साउथ में है या 200 ग्राम ईस्ट में है, वेस्ट में, नो, 200 ग्राम है तो 200 ग्राम है, बस उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया। ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब है वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ये मैग्नीट्यूड तो है लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, ठीक है। अगर मैं अब इस पेन को ऐसे फेंक दूं, ये मेरे लिए वेस्ट डायरेक्शन है, मैंने वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे फेंक दिया 5 मीटर पर सेकंड से, तो तुम क्या बोलोगे? सर हैज थ्रोन द पेन एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, towards west direction. So you are defining the direction. So this is what a vector is. स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मिलेगा। जगह जगह पे हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी देखते रहेंगे तो हम लोग समझते रहेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन पहले तो क्लियर होना चाहिए।
एक और बात मैं बता दूं जो यूजुअली टीचर स्किप करता है या बोलता नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुम लोग एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो चीजों को कंसेप्चुअली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर में यह बात भी ध्यान रखना कि वेक्टर का कुछ एल्जेब्रिक लॉज है, लॉ ऑफ एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, ये सब लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे कि तार के अंदर करंट जा रहा है, अब करंट तो जा रहा होगा ऐसे, करेक्ट? करंट का तो डायरेक्शन होगा और करंट का मैग्नीट्यूड भी हम लोग एम्पियर बोलते हैं, 2 एम्पियर 3 एम्पियर व्हाटएवर एम्पियर। तो अगर 2 एम्पियर करंट एक वायर में जा रहा है और वायर मान लो कि ऐसे प्लेस, जैसे मेरे एसी, ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा कैमरा में, ठीक है, यहां नीचे में जैसे कि मान लो ऐसा वायर है, तो वायर में करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है ना, लेकिन करंट के पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम लोग करंट को वेक्टर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि यही बात है कि वेक्टर का जो एडिशन लॉ है उसको फॉलो नहीं करता, जो मैं समझाऊंगा ऑब्वियसली अपकमिंग चैप्टर्स में। तो इस बात को कृपया करके ध्यान रखना, दे ओवे और फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। बाकी तो पता ही है लोगों को, तुमको भी पता होगा, ये बात बहुत जरूरी है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटीज का, वो है फंडामेंटल और बेस। फंडामेंटल का मतलब है कि वो माई बाप है भाई, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिससे बाकी लोग डिराइव होता है, इसलिए उनको डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं। बाकी जितना भी क्वांटिटीज है उन 7 का ही बच्चा है, मतलब इनसे ही तुम तोड़ मरोड़ के मल्टीप्लाई करके ये करके वो करके तुम बाकियों को निकाल रहे हो। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है? मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और लुमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में मोस्टली डील करते हैं, फिजिक्स में एक आध चैप्टर में थोड़ा बहुत आ सकता है, और लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में तुम कहीं नहीं पढ़ोगे। ठीक है, और बाकी जितना भी तुमने सुना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ये वो इन 7 को छोड़ के बाकी सब जो भी तुमने सुना है वो सब डिराइव्ड यूनिट्स है। वो सब क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स है। ठीक है, चलो भाई साहब, अपने पास आ गया है पहला सवाल। ठीक है, अपने पास आ गया है पहला सवाल। थोड़ा ब्लरी दिख रहा होगा, मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। क्लासिफाई द क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर एंड वर्क अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। ओके, बेस एंड स्केलर, डिराइव्ड एंड स्केलर, बेस एंड वेक्टर, डिराइव्ड एंड वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से लेंथ ही है। तो अगर वो लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट अगर लेंथ है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? तुम मुझे सोच के बताओ। ठीक है, अच्छा पहले एक काम करते हैं, पहले स्केलर वेक्टर देख लेते हैं। पहले स्केलर वेक्टर, फिर बेस है कि डिराइव्ड है वो भी देख लेंगे। ओके, स्केलर और वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, हर पैरामीटर के बारे में हम लोग अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं, तो अगर तुमने पहले भी 11 पढ़ा है तो तुमको इतना तकलीफ नहीं होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, बट वो चला जाएगा। देखो भाई, तो अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, जैसे कि मैं मान लो कि शुरुआत में यहां था, फिर मैं 5 मीटर नॉर्थ चला गया, फिर मैं 3 मीटर वेस्ट चला गया, तो बेसिकली ये जो पोजीशन में मैं जो चेंज कर रहा हूं वो डिस्प्लेसमेंट है। तो बेसिकली डायरेक्शन तो है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास का भाई कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स की बात करूं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी क्या बन जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। ठीक है, टाइम की बात करें तो टाइम जो है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता भाई। टाइम का कोई डायरेक्शन होता है क्या? टाइम का तो कोई भी डायरेक्शन नहीं होता भाई, टाइम का तो कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। तो टाइम जो है वो स्केलर होगा। कभी तुम सुनते हो क्या? नॉर्थ टाइम, वेस्ट टाइम, ये टाइम, वो टाइम। स्पीड और वेलोसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं स्पीड की बात करता हूं तो देन आई टॉक अबाउट डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। Okay, distance is the actual path travel, the total path travel, and displacement is initial और final position का जो difference है, जो तुम्हें दिखाई, तुम एक straight line से draw करोगे, जो तुम्हें दिखाई देगा वो displacement है। तो क्योंकि speed जो है वो distance by time है और distance scalar है, इसलिए speed भी scalar है। लेकिन velocity होता है displacement by time, और displacement मैंने अभी भी बोला कि वो vector है, तो velocity vector हो जाएगा। एक्सेलरेशन होता है तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी खुद वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर की और वर्क की। तो समझना, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रेशर को हम लोग क्या वेक्टर बोलेंगे? तो प्रेशर को हम लोग वेक्टर नहीं बोलेंगे भाई, प्रेशर है एक स्केलर क्वांटिटी।
इसका जवाब तुमको फ्लूइड डायनेमिक्स में मिलेगा। फ्लूइड डायनेमिक्स में ये बात बोला गया है कि जब तुम एक फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो वॉल ऑफ द कंटेनर में हर तरफ प्रेशर लगता है। तो अगर हर तरफ प्रेशर लगता है इसका मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, और अगर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर बनेगा। जहां तक वर्क डन की बात है, वर्क डन को हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है ये। तो भाई क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, और आगे मैं तुम्हें वेक्टर में बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट होके वर्क का वैल्यू मिलता है हमें, तो वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इनमें से कौन सा बेस यूनिट है और कौन सा तुम्हारा डिराइव्ड है उसके बारे में तुम लोग सोचो। स्केलर वेक्टर तो मैंने तुमको कैसे सोचना है बता दिया। चलो भाई सोच लिया। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि मैंने कहा, डिस्प्लेसमेंट इज अल्टीमेटली लेंथ। तो लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल है। मास भी एक बेस क्वांटिटी है, साथ याद रखो बस, ये भी बेस है। फोर्स भाई उस साथ में इंक्लूड नहीं होता तो ये डिराइव्ड हो जाएगा। टाइम जो है वो तुम्हारा बेस है, मास लेंथ टाइम। स्पीड भी डिराइव्ड हो गया, वेलोसिटी भी डिराइव्ड हो गया, एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड हो गया, प्रेशर भी डिराइव्ड हो गया, वर्क भी डिराइव्ड हो गया। तो तुम आराम से कर सकते हो बेस कौन सा है और स्केलर कौन सा है, एक बार तुम यहां पे देख लेना, ठीक है। अकॉर्डिंगली यू कैन गिव द आंसर। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव ऑन। नाउ देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट। हाँ, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कंट्रीब्यूशन था, और वो लोग कुछ कुछ मान के चल रहे थे। जैसे ब्रिटेन में ज्यादातर क्या चलता था, ब्रिटेन में तुम्हारा FPS चलता था। FPS मतलब लेंथ के लिए हम लोग फुट, मास के लिए पाउंड, और टाइम इज सेकंड। ठीक है, पाउंड तुमने अगर बचपन में WWE देखा है तो वो रेसलर्स को जब अनाउंस करके रिंग में बुलाता था तो पाउंड बोलता था, weighing in 350 पाउंड्स, ऐसा बोलता था। ठीक है, खैर दूसरा CGS है। CGS C का मतलब सेंटीमीटर, लेंथ का यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकंड, बाकी और भी है। उसके बाद MKS होता है तुम्हारा मीटर, किलोग्राम और सेकंड। MKS को ही मॉडिफाई करके अब साइंटिस्ट ने क्या बोला कि यार इंटरनेशनली भाई इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, हम लोग MKS को ही मानते हैं। ये फ्रांस का कंट्रीब्यूशन है, और फ्रांस ने जो MKS बनाया वही अभी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसा ही बन गया है, और उसी को हम लोग जो है लेके चलते हैं। तो हम लोग जब अब आगे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे हम लोग SI यूनिट में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अनलेस हमारा ऑप्शन CGS वगैरह में दिया हो, जो मोस्टली नहीं दिया होता है। 8 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स तुमको MKS सिस्टम में या फिर SI यूनिट में ही तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ये रहा अपना बेस क्वांटिटीज, है ना, लेंथ, यूनिट, मास। सिंबल्स का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि मैं सिंबल्स यूज करूंगा। मीटर को ऐसे M लिखेंगे, ठीक है। मास किलोग्राम, kg लिखा जाएगा। टाइम सेकंड, S लिखा जाएगा। टेम्परेचर केल्विन, K लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल A लिखा जाएगा। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD लिखा जाएगा। कैंडेला के बारे में कहीं पढ़ोगे ही नहीं तो टेंशन मत लो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, शॉर्ट में MOL, E को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिससे बाकी सब डिराइव होता है। ये माय बाप है, ठीक है, ये माय बाप है। हाँ, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक है रेडियन। रेडियन जैसे कि तुम मान लो तुमने कोई, ये बेसिकली एंगल ही है। अब उस एंगल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो मान लो कि भाई तुमने एक सर्कल लिया, ये रहा वो सर्कल। ठीक है, अब ये सर्कल ने जो ये वाला एंगल जो बनाया ना, ये एंगल जो बनाया, इसको रेडियन कब बोलोगे, जब तुम ये वाला जो आर्क लेंथ है और इस रेडियस को, जब तुम इनका रेडियस का और आर्क लेंथ का मतलब आर्क बाय रेडियस का जब तुम रेशियो लोगे, और अगर वो वैल्यू 1 निकल के आता है तो मतलब वो 1 रेडियन है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये याद रखना है। लेकिन यही चीज जब हम लोग एक 3D ऑब्जेक्ट में देखते हैं, जैसे स्फीयर में देखो या फिर कोन में देखो, तो कोन में, जैसे कि कोन की अगर हम लोग बात करें,
कोन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ट्राई करता हूँ भाई कोन बनाने का, बनेगा तो नहीं इतना अच्छे से। तो जैसे कि गंदा सा एक कोन बना दिया मैंने कैसे कैसे करके। तो जैसे कि कोन के सीन में क्या होगा कि कोन में जो एंगल तुम्हें दिखाई देगा वो कुछ ऐसा है, उसको स्टेरेडियन बोलते हैं, ठीक है। कोन का जो एंगल तुम्हें दिखाई देगा, स्फीयर के केस में भी, स्फीयर के जब सेंटर के साथ तुम देखोगे एंगल को, तो दैट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय द सरफेस ऑफ द स्फीयर व्हिच इज इक्वल इन एरिया। इसका बेसिकली एंगल का वैल्यू है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और यहां पे होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट में रेडियस स्क्वायर करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो लेंथ का दूसरे यूनिट्स में मैंने बता दिया, सेंटीमीटर होता है सीजीएस में और एफपीएस में फिट होता है। मास का तुम्हारा सीजीएस में ग्राम, एमकेएस तो या एसआई में तो जानते ही हो किलोग्राम, और इधर होता है पाउंड, ठीक है। सेकंड सेकंड सेकंड। न्यूटन का डाइन होता है, याद रखना 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। ये बाद में लगने से मैं डिराइव करके भी दिखाऊंगा, निकाल के भी दिखाऊंगा। जूल और अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एफपीएस वाले पाउंडल पाउंडल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पावर में वाट आ जाएगा ऐसा यूनिट, वाट इज बेसिकली वाट, जूल पर सेकेंड, और जूल के जगह तुम लिख सकते हैं यहाँ सीजीएस में अर्ग पर सेकेंड, और यहाँ पे जैसे फीट पाउंडल पर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, एक और चीज ध्यान रखियो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी अगर तुम्हें देखना है तो मैग्नीट्यूड में दो चीज आता है। जैसे मैंने बोला इस पेन का मास मैंने बोला 20 ग्राम, अगर मैंने बोला 20 ग्राम है तो 20 एक नंबर आ रहा है और ग्राम एक यूनिट आ रहा है, तो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा जिसको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इंटू यू रहने वाला है, और n इंटू यू कॉन्स्टेंट रहेगा। देखना, मैं अगर कहता हूं कि यार 2 kg को ग्राम में बताओ, तो तुम्हें पता है सर, बचपन से तुमने पढ़ा होगा 2 इंटू 1000 यानी कि 2000 ग्राम होगा, है ना, 2000 ग्राम। तुम नोटिस करो यहां पे नंबर 2 है, यहां पे नंबर 2000 है। नंबर कौन सा बड़ा है? नंबर तो सर 2000 बड़ा है, लेकिन यूनिट कौन सा बड़ा है? किलोग्राम बड़ा होता है कि ग्राम बड़ा होता है? बोलो तो, अगर मैंने तुमको 1 ग्राम का कोई चीज उठाने दिया और 1 किलोग्राम का उठाने दिया, कौन सा भारी फील होगा? ऑब्वियसली 1 किलोग्राम वाला। तो यूनिट कौन सा बड़ा है भाई? केजी बड़ा है, ग्राम छोटा है। मतलब हमेशा एन और यू में इनवर्स रिलेशन होता है, एन और यू में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। खैर, अब हमारे को एक सवाल है, इधर में क्या दे के रखा है, देखो 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 क्वेश्चन को देखो। बोला है कि यार द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। गिव इट्स वैल्यू इन फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई ये वाला डेटा हमें यूज करना है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर या फिर 3.28 फीट, ठीक है। बाकी सेकेंड तो सेम ही रहेगा, तो 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऐसा लिख सकते हो। देखो ध्यान से, 9.8 इंटू 1 मीटर है बेसिकली, अपॉन सेकेंड स्क्वायर है। सेकेंड स्क्वायर तो सेम रहेगा, लेकिन मीटर को मुझे फीट में कन्वर्ट करना है, तो 9.8 इंटू 3.28 फीट और नीचे सेकेंड स्क्वायर है, तो 9.8 इंटू 3.28 तुमको कर लेना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास है, तो तुम बोल सकते हो 32.8 अप्रोक्स फीट पर सेकेंड स्क्वायर तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तुमको आंसर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। The value of gravitational constant G in MK system is 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. What will be its value in CGS system? Oh my God! तो देखो भाई, यूनिट कन्वर्जन का ही गेम है। MKS में दिया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। सही है सर? अच्छा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब देखो सीजीएस में मैंने कहा था कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो डाइन होता है, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो 10⁵ डाइन हो गया, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में है। मीटर स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग? सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, एंड तुम्हें पता होगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या फिर 10⁻² सेंटीमीटर बोलो, 10 का पावर में, ताकि हम लोग खेल सके। तो यहां हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर, और क्योंकि स्क्वायर है तो ऊपर में एक और स्क्वायर दूंगा, ठीक है। 1 मीटर 10 स्क्वायर होता है, लेकिन ये स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। डिवाइडेड बाय हो जाएगा तेरा केजी स्क्वायर। अब केजी को हमें लेके जाना है सीजीएस में, ग्राम में लेके जाना है। 1 केजी इक्वल टू होता है
1000 ग्राम यानी कि 10 टू दी पावर 3 ग्राम, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 3 ग्राम। ये 1 केजी के लिए हुआ, लेकिन ये केजी स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यूनिट्स को अलग कर दो, बाकी 10 का पावर में खेल लो। 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10 टू दी पावर 6, है ना, और ये आ जाएगा तुम्हारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। अब बस 10 का पावर को सॉल्व कर लो। 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 मल्टीप्लाई होने से पावर ऐड होता है, बेसिक मैथ्स में सिखाया था, और डिवाइड में होने से पावर माइनस होता है, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 -6 कितना होगा, -17 -17 प्लस 9, 17 में से 9 को काटो, कितना होने वाला है, 8 होने वाला है। 10 टू दी पावर -8, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूं, रुको। -11 प्लस 5 हो जाएगा तुम्हारा -6, -6 प्लस 4 हो जाएगा तुम्हारा -2, -2 -6 हो जाएगा -8, तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -8। अब बाकी सीजीएस के सब लिखो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। So this is your answer. Okay guys, so with this we have come to the end of the first lecture of units and dimensions. I hope तुमको थोड़ा बहुत मजा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे और फिर एरर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। See you in the next video guys.